लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मोस अपने बिल्ले जनरल के साथ फ्यूज हो जाता है और वो बिल्ला बीस्ट बन जाता है और अपनी टांगों पर खड़ा हो जाता है। जबकि अरीना में बैठे बच्चे बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं क्या ये बिल्ली कोई बड़ा सा मॉन्स्टर है। जबकि आयशा भी ये देखकर हैरान हो जाती है और कहती है मैं जनरल को पहली बार ऐसा करते देख रही हूँ। एली उसे देखकर कहता है इसके मसल्स तो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। निया अपनी मैजिकल पावर से छुरियां कांटे निकालता है और उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन जनरल सामने से नहीं हटता। निया के छुरी कांटे जाकर उसे टकराते हैं, लेकिन जनरल को जरा भी असर नहीं होता। जनरल की न सिर्फ बॉडी ट्रांसफॉर्म होती है बल्कि उसकी पावर भी इनहेंस हो जाती है और उसकी स्पीड भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जनरल बड़ी ही तेजी के साथ निया की तरफ आगे बढ़ता है और पीछे वाली साइड से निया पर अटैक करता है, लेकिन निया अपने पीछे की तरफ घूम जाता है और उसके पंजों के साथ अपने हाथ मिला लेता है। जनरल निया से कहता है कुक्स के पास ऐसी पावर्स नहीं होती, तुम किसी भी एंगल से कोई शेफ नहीं लगते। साथ ही वो दोनों अपने घुटने टकराते हैं जिससे एक पावर इम्पैक्ट बनता है और वो दोनों डूब जाकर गिरते हैं। गिरने के बाद फौरन ही जनरल वापस उस पर अटैक करता है और उसे अपना पंजा मारता है जिससे निया दूर जाकर गिरता है। निया अभी रिंग से बाहर गिरने ही वाला होता है कि वो जमीन में अपने पाँव गाड़ लेता है और बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोकता है। उसी वक्त फिर से पूरे अरीना में रोशनी छा जाती है और वो सारे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। किंग और प्रिंसिपल भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि बाकी के टीचर भी अपनी आंखों के सामने हाथ रख लेते हैं। मोस जो कि हवा में उड़ रहा होता है उसने सूरज की बहुत ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया होता है और वो अपने हाथों में उस एनर्जी को इकट्ठा करके एक रे बनाता है और उस एनर्जी रे से निया की तरफ अटैक करता है। निया जल्दी से अपने सामने एक शील्ड बना लेता है जो उसने अपने कड़ाइयों से बनाई होती है। निया अपनी अल्टीमेट शील्ड इस्तेमाल करता है जो कि 10 कड़ाइयों से मिलकर बनती है। मोस अपनी फुल पावर से उस पर अटैक कर रहा होता है, जबकि निया भी अपनी पूरी पावर के साथ उसके अटैक को रोक रहा होता है। मोस की एनर्जी ब्लास्ट से कुछ टुकड़े निकलकर दूर अरीना की तरफ जाते हैं जहाँ पर बच्चे बैठे होते हैं। प्रिंसिपल अपने मैजिक को इस्तेमाल करते हुए एक बच्चे को बचा लेते हैं, उसके सामने एक शील्ड बना देते हैं और साथ ही कहते हैं मोस की ये एबिलिटी तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इसी के साथ आधा अरीना तबाह हो जाता है, जबकि मोस की सारी पावर खत्म हो जाती है और मोस नीचे गिर जाता है। जनरल आगे बढ़ता है और मोस को पकड़ लेता है। जनरल मोस से कहता है तुमने तो मुझे भी साथ उड़ा दिया था। मोस हंसते हुए से कहता है मैंने अभी इस एबिलिटी को मुकम्मल तौर पर मास्टर नहीं किया। मोडो कहता है इसका मैजिक तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो आयशा से पूछता है इसके पास कौन सी मैजिकल एबिलिटी है। आयशा उससे कहती है इसकी स्पेशल मैजिकल एबिलिटी ये है कि ये रोशनी को कंट्रोल कर सकता है। मोस एक स्पेशल मैजिक यूजर है क्योंकि ये 5 एलिमेंट से हटकर छठे एलिमेंट को कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि मैं आइस क्रिस्टल्स बना सकती हूँ। लेकिन मोस की मैजिकल एबिलिटी बहुत ज्यादा रेयर है क्योंकि 2 तरह के मैजिक होते हैं, एक लाइट मैजिक और एक डार्क मैजिक। हमारी टीचर कहती है कि मोस के पास स्पेशल एबिलिटी है इसलिए ये बहुत ज्यादा स्पेशल है। ये बात सुनते ही जियांग सोचता है इसाबेला ने बिल्कुल ठीक कहा था, मैं तो इन सारे टफ ओपोनेंट्स के सामने कुछ भी नहीं हूँ। ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ स्टूडेंट्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं तो रीजेंट कितने ज्यादा पावरफुल होंगे या फिर कमांडर कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। मुझे भी अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। उसी वक्त अरीना का सीन दिखाते हैं। निया अभी भी फील्ड पर होता है तो वो उनसे कहता है तुम्हारा अटैक तो बहुत ज्यादा पावरफुल था, तुमने मेरी 10 लेयर वाली कढ़ाई वाली शील्ड को भी तोड़ दिया। ये सुनते ही मोस बहुत ज्यादा चौंक जाता है, कहता है क्या इसने सिर्फ एक कढ़ाई को इस्तेमाल करते हुए मेरी एबिलिटी को रोक दिया। जनरल मोस को उठाकर पीछे की तरफ फेंकता है और कहता है जाकर सूरज की एनर्जी को एब्जॉर्ब करो, मैं तब तक देखता हूँ कि मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ। जनरल भागता हुआ सीधा निया की तरफ आगे बढ़ता है। निया अपने सामने फिर से एक कढ़ाई की शील्ड बना लेता है, लेकिन जनरल सामने से गायब होकर उसके पीछे आ जाता है और निया के कंधे पर अपना पंजा मारता है। उसी वक्त निया अपने पास एक छोटी सी बॉल निकालता है और उसे जमीन पर पटक देता है जिसमें से बहुत सारा धुआं निकलता है। जनरल निया से कहता है एक स्मोक बॉम्ब इस्तेमाल करके तुम मुझसे बच नहीं सकते। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सकता? मैं एक बिल्ला हूँ, मैं आंखें बंद करके भी तुम्हें ढूंढ सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे पास से लहसुन और अदरक की स्मेल आ रही है। और साथ ही वो उस धुएं के अंदर से उस पर अटैक कर रहा होता है। ये देखकर मोस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जबकि निया कहता है बस थोड़ी देर और उसी के साथ उस बिल्ले के अटैक रुक जाते हैं। जनरल उस धुएं से बाहर निकल आता है। मोस उसे कहता है तुम उस धुएं से बाहर क्यों निकल आए, उसे खत्म करके आना था। जनरल वापस अपने बिल्ले की फॉर्म में आ जाता है और साथ ही बड़ी अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देता है। अरीना में बैठे बच्चे कहते हैं ये बिल्ला तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा, क्या ये डांस कर रहा है? मोस जनरल से कहता है तुम्हें क्या हुआ?
ये तुम कैसी हरकतें कर रहे हो? निया उसे कहता है, इसने मेरी स्पेशल कैट ग्रास को सूंघा है, इसलिए अब इसके अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं रहा। मोस उसे कहता है, लेकिन मैंने और तुमने भी तो इस गैस को सूंघा है, हम पर इसका असर क्यों नहीं हुआ? निया उसे कहता है, ये एक स्पेशल गैस है जो सिर्फ बिल्लियों पर असर करती है, इसलिए हम दोनों पर इसका असर नहीं हुआ। टीचर मार्टिन शेफ क्लास के टीचर से कहते हैं, तुम्हें ये जड़ी बूटी कहाँ से मिली? वो टीचर उसे कहते हैं, जब मैं पहाड़ों पर गया था तब मुझे वहाँ पर ये मिली, मैंने वहाँ पर ये जड़ी बूटी देखी, मैंने कुछ अपने पास रख ली, मैंने सोचा इससे कोई अच्छा सा मसाला बनाया जा सकता है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। लेकिन जब मैं इसे वापस लेकर आया तो एक्सीडेंटली मुझे पता चला कि इस जड़ी बूटी का बिल्लियों पर बहुत ही उल्टा असर होता है। निया मोस से कहता है, तुम्हारा बिल्ला बिल्कुल ठीक हो जाएगा जब मेरी गैस का असर खत्म हो जाएगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। साथ ही निया उससे पूछता है, अब तुम मजीद फाइट करना चाहते हो या फिर तुम हार मानते हो? मोस निया से कहता है, अच्छा ठीक है, मैं हार मानता हूँ। और इसी के साथ मोस हार जाता है और निया इस राउंड में जीत जाता है और नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होता है। नेक्स्ट राउंड में बुरी होता है जो कि तलवारबाजी की क्लास की तरफ से है, जबकि दूसरी तरफ डीमन क्वीन होती है, वो भी तलवारबाजी की क्लास की तरफ से है और साथ ही उन दोनों के दरमियान बैटल स्टार्ट होती है। बुरी डीमन क्वीन से कहता है, मुझे नहीं लगा था कि पहली फाइट हम दोनों के दरमियान होगी। बुरी हंसते हुए से कहता है, तुम्हारे हस्बैंड ने मेरे भाई को बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें मशवरा देना चाहता हूँ कि तुम अभी से हार मान लो, क्योंकि मैं अपने भाई की तरह इतनी जल्दी हारने वाला नहीं। वो अभी जब बातें कर रहा होता है कि क्वीन आगे बढ़ती है और अपनी तलवार से उस पर अटैक करती है। बुरी जल्दी से अपनी तलवार उसके सामने करता है और उसके अटैक को ब्लॉक करता है। बुरी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो बहुत ज्यादा तेज है, मुझे तो रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिला। क्वीन फिर से उस पर अटैक करती है, बुरी पीछे जाकर गिरता है, लेकिन साथ ही क्वीन फिर से उस पर अटैक करती है। क्वीन बुरी को जरा सा भी टाइम नहीं दे रही होती रिएक्ट करने का, ना ही अटैक करने का। क्वीन के अटैक से बुरी के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। बुरी बेचारा बड़ी मुश्किल से क्वीन के सामने टिक पा रहा होता है। बुरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे कहता है, अब मैं अभी होल्ड बैक नहीं करूंगा, लेकिन क्वीन उस पर हमले पे हमला किए जा रही होती। बुरी कहता है, क्या ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई सिर्फ चंद दिनों में? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं इसकी बाउंड्री फोर्स मेरी बाउंड्री फोर्स से बहुत ज्यादा है? वो बेचारा अभी यही बातें सोच रहा होता है। क्वीन फिर से उस पर अटैक करती है और उसे पीछे की तरफ धकेल देती है। आर्चरी क्लास की लड़की कहती है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जबकि रेनिस भी ये देखकर हैरान हो जाता है। टीचर ऐसी कहती है, अगर ये मैजिक क्लास की तरफ से लड़ती तो ये और भी ज्यादा पावरफुल होती। रोना उसे कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं, तलवारबाजी में ये बहुत ही अच्छी है। लेकिन साथ ही टीचर रोना परेशान हो जाती है और कहती है, मुझे पास इस बात का डर है कहीं ये अपनी बाउंड्री फोर्स पर कंट्रोल न खो दे। आयशा कहती है, बुरी के पास तो काउंटर अटैक करने का टाइम भी नहीं है, ये भी तो उसे अटैक करने का मौका ही नहीं दे रही। बुरी क्वीन से बहुत ही बुरी तरह पिट रहा होता है और वो बहुत ज्यादा थक चुका होता है और इसी के साथ वो भी अपनी ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और हंसते हुए से कहता है, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। एली उसे देखकर कहता है, क्या ये भी एक ड्रैगन में तब्दील हो सकता है? मोडो उसे देखकर कहता है, ये सारे ड्रैगन बनने के बाद इतने गंदे क्यों दिखते हैं? बुरी क्वीन से कहता है, क्यों ना तुम मेरी मिस्ट्रेस बन जाओ, फिर हम दोनों इकट्ठे तलवारबाजी की प्रैक्टिस किया करेंगे, तुम्हें मेरे साथ ज्यादा मजा आएगा उस जियांग यूजलेस नंबर की बजाय। ये सुनते ही जियांग चिल्लाकर उसे कहता है, हनी इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। क्वीन जंप करती है और उस पर अटैक करती है, लेकिन वो अपनी बड़ी सी तलवार से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और क्वीन को पीछे की तरफ धकेल देता है। ड्रैगन फॉर्म में आने से बुरी की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बुरी अपनी तलवार पर बाउंड्री फोर्स को एक्टिवेट करता है और बहुत ज्यादा पावर के साथ क्वीन की तरफ अटैक करता है, जिससे आधा स्टेडियम टूट जाता है और उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। फिर बुरी साथ ही आगे बढ़ता है और क्वीन के ऊपर अपनी बड़ी सी तलवार से अटैक करता है। जियांग चिल्लाकर क्वीन से कहता है, अपना ध्यान रखना। उसी वक्त क्वीन भी अपनी बाउंड्री फोर्स को एक्टिवेट करती है। वहाँ पर अरीना में एक बड़ा सा धमाका होता है। बुरी अपनी तलवार जमीन पर मारने के बाद बहुत ज्यादा हंस रहा होता है, लेकिन साथ ही वो हैरान हो जाता है क्योंकि क्वीन ने अपनी तलवार से उसकी बड़ी तलवार को ब्लॉक किया होता है और वो भी सिर्फ एक ही हाथ से। रोना और एसी भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, इसकी बाउंड्री फोर्स तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जबकि प्रिंसिपल वहीं पर बैठे मुस्कुरा रहे होते हैं। स्टेडियम में सारे बच्चे भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। क्वीन अपने एक ही हाथ से बुरी को पीछे की तरफ धकेल देती है। बुरी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़कर क्वीन पर अटैक करता है और चिल्लाकर क्वीन से कहता है, तुम जैसी आम लड़की एक रॉयल ब्लड पर कैसे अटैक कर सकती है, जबकि मैं ड्रैगन फॉर्म में हूँ। बुरी अपनी फुल पावर से अपना फाइनल मूव इस्तेमाल करता है, जबकि क्वीन भी अपनी बाउंड्री फोर्स को इस्तेमाल करते
हुए उस पर अटैक करती है। क्वीन अपनी तलवार को चलाते हुए आगे की तरफ निकल जाती है। उसी वक्त दिखाते हैं कि बुरी का एक बाजू कट जाता है, जिस बाजू वाले हाथ में उसे तलवार पकड़ी होती है, और इसी के साथ बुरी वापस में इंसानी शक्ल में आ जाता है, जबकि सारे अरीना में क्वीन के नाम के नारे लगना शुरू हो जाते हैं। मोडो और एली भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मोडो जियांग से कहता है, तुम दोनों अपने मैचेस जीत चुके हो, अब मुझे भी ट्राई करना होगी ताकि मैं भी अपना मैच जीत जाऊं। जियांग कहता है, क्वीन ने तो अपना मैच बहुत ही आसानी से जीत लिया। क्वीन जैसी अरीना से बाहर जाने लगती है, वहाँ पर बूनो आ जाता है और उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है मेरे भाई का बाजू काटने के बाद तुम यहाँ से इतनी आसानी से जा सकती हो? बूनो आगे बढ़ता है और क्वीन को पंच मारने लगता है। उसी वक्त बूनो की बहन पेनी वहाँ पर आ जाती है और अपने हंटर से उसके हाथ को पकड़ लेती है। बूनो उसे देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें क्या चाहिए? पेनी उसे कहती है, यहाँ से दफा हो जाओ। बूनो चिल्लाकर उसे कहता है, तुम्हें मेरे साथ इस तरह बात करने का हक किसने दिया? तुम मेरे पापा की सिर्फ एक नाजायज औलाद हो। उसी वक्त सोफी सास आ जाता है और बूनो से कहता है, अगर तुम्हें डिस्क्वालीफाई नहीं होना तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तुम सिर्फ अपने कंपटीशन के दौरान ही फाइट कर सकते हो, इसके अलावा नहीं। बूनो सोफी सास की बात मान लेता है और वहाँ से चला जाता। पेनी सोफी सास से कहती है, क्या ये इस दिन की लास्ट फाइट थी? सोफी सास उसे कहता है, हाँ आज की ये लास्ट फाइट थी, बाकी की फाइट्स कल होंगी। पेनी उसे कहती है, नहीं मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको मेरी फाइट आज ही रखना होगी। सोफी सास उसकी बात मान लेता है और उसी दिन एक और फाइट होती है जो कि पेनी और ड्रूइड क्लास के एक लड़के के दरमियान होती है। और उसी वक्त एक और सीन दिखाते हैं जो कि ईस्ट के ट्राइब का होता है, जहाँ पर रिजेंट साटो के साथ हमला करने के लिए गए होते हैं। उन्होंने उस पूरे कबीले को आग लगा दी होती है, जबकि वहाँ के सारे लोगों को बंदी बना लिया होता है। फिर वो उन सारे लोगों को घुटनों पर बैठा देते हैं। रीजेंट साटो से कहते हैं, इन सबको मार दो। साटो अपने ऑफिसर से कहता है, इन सबको मार दिया जाए। फिर साटो और रीजेंट के सारे सिपाही उन सारे लोगों को वहाँ पर मार देते हैं। उन सब लोगों को मारने के बाद उनकी आर्मी वहीं पर जश्न मना रही होती है, जबकि दरख्तों में छुपकर ऑर्क्स कबीले के कुछ लोग उनको देख रहे होते हैं। क्योंकि उनका कबीला इसी गाँव की दूसरी साइड पर है, इसलिए वो बहुत ज्यादा घबरा गए होते हैं। वो कहते हैं, हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि इंसानों ने पूरे के पूरे कबीले को खत्म कर दिया। वहाँ पर दो ऑक्स होते हैं। दूसरा उसे कहता है, बाकी के लोगों को ये कहाँ पर लेकर जा रहे हैं? दूसरा उसे कहता है, मुझे नहीं पता। एक और उसे कहता है, ये सारी उस मास्टर गुरु की गलती है, उसने अपने सिपाहियों को यहाँ पर क्यों नहीं भेजा हमारी मदद करने के लिए। एक बार अगर उन्होंने इस कबीले पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर लिया तो इसके बाद हमारा कबीला आता है जो कि ऑर्क कबीला है। फिर ये सारे इंसान वहाँ पर आ जाएंगे और हमारे साथ भी फाइट करेंगे, और ये सब कुछ इस लालची इंसान की वजह से हो रहा है। ये जो सामने खड़ा है वो रीजेंट की बात कर रहा होता है। वो कहता है, जब तक ये इंसान जिंदा है हमारी इस जमीन पर कभी भी अमन नहीं हो सकता। नेक्स्ट सीन फिर से फाइटिंग अरीना का होता है। अरीना में बैठी जनता बहुत ज्यादा हैरान परेशान हो जाती है और कहती है, क्या ये लड़का मरने वाला है? उसी वक्त दिखाते हैं पेनी ने अपने हंटर को ड्रूइड क्लास के लड़के के गले पर लपेटा होता है और हवा में एक रील बनाकर उसे फांसी की तरह लटकाया होता है। वो लड़का दम घुटने की वजह से मरने वाला होता है कि वो कहता है, मैं हार मानता हूँ, और इसी के साथ पेनी जीत जाती है। जबकि ड्रूइड क्लास की टीचर कहती है, इतनी ज्यादा पावरफुल स्किल्स के साथ ये लड़की अभी एक स्टूडेंट कैसी हो सकती है? ड्रूइड क्लास की टीचर तीरंदाजी के टीचर से कहती है, तुम्हारी लड़की तो तीरंदाजी की क्लास में है, फिर इसके पास एक हंटर क्यों है? ये तीर क्यों नहीं इस्तेमाल कर रही? टीचर उसे कहती है, उसे हंटर पसंद है इसलिए वो हंटर का इस्तेमाल करती है। वैसे भी कोई रूल नहीं है कि तीरंदाजी वाले सिर्फ तीर ही इस्तेमाल करेंगे। जियांग भी उसे देखकर घबरा जाता है और कहता है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे लगता है ये भी क्वीन की एक अच्छी ओपोनेंट साबित होगी। उसी वक्त जियांग नीचे ग्राउंड में देखता है क्वीन टीचर ड्रोना के पास खड़ी होती है और वो दोनों बातें कर रही होती है। जियांग कहता है, आखिर ये दोनों क्या बातें कर रही हैं? सोफी सास पहले दिन की फाइट का एहतमाम करता है और कहता है, बाकी की फाइट्स कल होंगी। जियांग जैसे ही वापस अपने कमरे में आता है वो दरवाजा खोलकर अपनी आंखों के सामने हाथ रख लेता है और उससे कहता है, क्या तुम कपड़े तो नहीं चेंज कर रही? लेकिन जैसे वो सामने देखता है तो क्वीन वहाँ पर नहीं होती और ना ही उसका सामान होता है। जियांग भागता हुआ उसे ढूंढना शुरू कर देता है। क्वीन बाहर जा रही होती है। वो उसे कहता है, शुक्र है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम कहाँ पर जा रही हो अपना सामान लेकर? क्वीन उसे कहती है, टीचर ड्रोना ने मुझे कहा कि वो मुझे बाउंड्री फोर्स पर कंट्रोल करना सिखाएगी, इसलिए मैं टीचर ड्रोना के घर पर रहने के लिए जा रही हूँ। जियांग उसे कहता है, लेकिन तुम वापस कब आओगी? क्वीन उसे कहती है, तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं। जियांग उसे कहता है, लेकिन अगर उसे पता चल गया कि तुम एक डीमन क्वीन हो तो क्या होगा? क्वीन उसे कहती है, तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ। और साथ ही वो आगे बढ़ जाती है। जियांग बेचारा वापस अपने कमरे में आ जाता है और अकेला ही सो जाता है। फिर रात के वक्त वो फिर से उठ जाता है।
टीचर मार्टिन ने उसे एक बुक दी होती है। वो उस बुक को खोलकर पढ़ना शुरू कर देता है और साथ ही सुबह हो जाती है। अगले दिन फिर सीन अरीना का होता है। सोफी सास अरीना के दरमियान आता है और दिन के मैचेस की शुरुआत करता है। पहली फाइट रेनिस जबकि दूसरी तरफ से आर्चरी क्लास की लड़की होती है। इन दोनों के दरमियान पहली फाइट होती है। आर्चरी क्लास की लड़की का नाम लुनताना होता है। एली कहता है आर्चरी क्लास की लड़की भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मोडो उसे कहता है चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, रेनिस के सामने कुछ भी नहीं। मोडो जियांग से पूछता है तुम इस बारे में क्या सोचते हो। जियांग उसे कोई भी जवाब नहीं देता। जियांग अपनी ही सोचों में गुम होता है। सोफी सास जैसे ही फाइट स्टार्ट करने का इशारा देता है, लुनताना अपनी बाउंड्री फोर्स को इस्तेमाल करते हुए रेनिस पर अटैक करती है अपने तीरों के साथ। रेनिस अपने सामने एक शील्ड बना लेता है और उसके तीरों के अटैक से बचता है। साथ ही लुनताना 3 तीरों के साथ उस पर अटैक करती है, लेकिन रेनिस की शील्ड को नहीं तोड़ पाती। रेनिस बड़े ही आराम से अपनी शील्ड के पीछे खड़ा होता है। लुनताना कहती है इस जैसे मैजिशियन के सामने मेरे अटैक्स कुछ भी नहीं। फिर वो रेनिस पर डायरेक्ट अटैक करने की बजाय ऊपर की तरफ अपने तीर को चलाती है और अपने तीर को अपनी बाउंड्री फोर्स से मल्टीप्लाई कर लेती है, जिससे हजारों की तादाद में तीर नीचे की तरफ गिरते हैं। लेकिन रेनिस अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। लुनताना उसे कहती है मेरे इतने ज्यादा तीरों की बारिश के सामने तुम्हारी शील्ड नहीं टिक पाएगी, और ऐसा ही होता है। रेनिस की शील्ड में क्रैक पड़ जाते हैं और उसकी शील्ड टूटना शुरू हो जाती है। लुनताना भी खुश हो ही रही होती है कि रेनिस अपनी विंड पावर को इस्तेमाल करता है और एक बड़ा सा टोर्नेडो बना लेता है, जिससे उसके तीर वापस जाकर गिरते हैं। लुनताना कहती है मुझे अपनी फुल पावर इस्तेमाल करना होगी, वरना मैं इसको नहीं हरा पाऊंगी। वो अपनी और भी ज्यादा बाउंड्री फोर्स को इस्तेमाल करती है और अपना स्पेशल मूव इस्तेमाल करती है, जो कि एरो ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है, या फिर उसे आप तबाही का तीर भी कह सकते हैं। वो अपने तबाही के तीर को चलाती है। लुनताना का तीर अरीना की मिट्टी को चीरता हुआ सीधा रेनिस की तरफ जाता है और सीधा जाकर रेनिस की बनाए हुए टोर्नेडो के साथ टकराता है। वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है। लुनताना उससे कहती है मेरे अटैक से तुम मरोगे तो नहीं, लेकिन तुम जख्मी तो जरूर हुए होगे। जैसे धुआं हटता है तो दिखाते हैं रेनिस के चेहरे पर एक छोटा सा स्क्रैच होता है। रेनिस लुनताना से कहता है क्या तुमने अपना स्पेशल मूव इस्तेमाल कर लिया। वहाँ से धूल हटने के बाद दिखाते हैं रेनिस ने अपने पीछे मिट्टी का एक बड़ा सा बोल्डर रखा होता है, जो कि वो शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा होता है। लुनताना बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है इसने मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी को ऐसे ही रोक दिया। रेनिस उसे कहता है वैसे तो तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत खराब है, जो पहले ही राउंड में तुम्हारा मुकाबला मुझसे है। लुनताना उसे कहती है मैं अपना तबाही का तीर दोबारा इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन उसी के साथ पूरे अरीना में बिजली महसूस होना शुरू हो जाती है, क्योंकि रेनिस अपनी सबसे पावरफुल स्पेशल एबिलिटी इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। सारे बच्चे भी देखा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी क्यों महसूस हो रही है। रोना एसी से कहती है क्या तुमने इसको ये मूव भी सिखा दिया। उसी वक्त अरीना के ऊपर आसमान में काले बादल छा जाते हैं, जिनमें बिजली दौड़ रही होती है, जबकि वहीं थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी जमीन की तरफ भी आ रही होती है। लुनताना कहती है मेरी पूरी बॉडी हिल भी नहीं पा रही। रेनिस की पावर तो बेशुमार है। रेनिस हवा में उड़ना शुरू कर देता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करते हुए लुनताना से कहता है तुम्हारी एबिलिटी अच्छी थी, तुमने उससे मुझे एक स्क्रैच भी दिया, लेकिन तुम मुझे हरा नहीं सकती, इसलिए मैं तुम्हें ऑफर करता हूँ कि अभी भी हार मान जाओ और यहाँ से चली जाओ। लुनताना को और भी गुस्सा आता है और फिर से तबाही के तीर को उस पर छोड़ती है, लेकिन रेनिस उसके तीर को अपने एक ही हाथ से पकड़ लेता है और उसे कहता है तुम सिर्फ अपनी बाउंड्री फोर्स को जाया कर रही हो और कुछ भी नहीं होने वाला। साथ ही वो अपने हाथ को आसमान की तरफ करता है और उस पर बिजली गिराने वाला होता है और वह लुनताना को फिर से कहता है हार मान जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। लुनताना उसे कहती है मैं हार नहीं मानूंगी, तुम जो कर सकते हो वो कर लो। उसी वक्त आसमान में बिजली का एक बड़ा सा ड्रैगन घूमना शुरू कर देता है। जियांग उसे देखकर कहता है क्या वाकई में रेनिस के पास इतनी ज्यादा पावर है कि वो एक ड्रैगन को बुला सकता है। आयशा उसे कहती है नहीं, वो एक ड्रैगन को नहीं बुला सकता, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी से ड्रैगन का बनना। इसका मतलब है रेनिस के पास बहुत ज्यादा पावर है। यहाँ पर पावर की 3 कैटेगरीज होती है। अगर तुम अपनी मैजिकल पावर से वुल्फ को बुला सकती हो तो इसका मतलब तुम्हारे पास कम पावर है। अगर तुम्हारी मैजिकल पावर से एक टाइगर बनता है तो इसका मतलब तुम्हारे पास ज्यादा पावर है, और अगर एक ड्रैगन बनता है तो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पावर है। रोना एसी से कहती है इसकी बाउंड्री फोर्स बहुत ज्यादा है, ये पावर बहुत ज्यादा है, इससे तो वो लड़की मर जाएगी। एसी उसे कहती है अगर उसने अपनी फुल पावर इस्तेमाल की तो मैं उससे बाद में बहुत ज्यादा डांटूंगी। लुनताना नीचे से नहीं हटती, जबकि रेनिस अपने ड्रैगन की इलेक्ट्रिसिटी को नीचे की तरफ बुलाता है।
और सीधा लुनताना पर अटैक करता है। इलेक्ट्रिसिटी की पावर इतनी ज्यादा होती है कि पूरे अरीना में लाइट फैल जाती है। सभी लोग इसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि किंग भी अपने सामने अपना हाथ रख लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की पावर खत्म होती है, सामने से धुआं हटता है तो आर्ची क्लास के टीचर वहाँ पर होते हैं। उन्होंने लुनताना को पकड़ रखा होता है, जबकि टीचर ऐसी भी नीचे आ जाती है और रैनी से कहती है, तुमने तो इस बार वाकई में अपनी हद पार कर दी। प्रिंसिपल भी नीचे उतर आते हैं और आर्ची क्लास के टीचर से कहते हैं, परेशान ना हो, ये बिल्कुल ठीक है, सिर्फ बेहोश हुई है। प्रिंसिपल टीचर से कहती है, तुम्हारी लड़की बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन इसके लिए बुरी बात ये थी कि इसका मुकाबला अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान के साथ था। जल्दी से इसे ड्रूइड क्लास के टीचर के पास ले जाओ ताकि इसका ट्रीटमेंट किया जा सके। और इसी के साथ रैनी से राउंड जीत जाता है। मोटो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जियांग से कहता है, मुझे तो इस टूर्नामेंट में दाखिल ही नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर तो सारे ताकतवर मॉन्स्टर्स हैं। जबकि जियांग अभी भी उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। मोटो कहता है, ये हम पर भी जरा भी रहम नहीं करने वाला। आयशा उसे कहती है, मैं तो कहती हूँ जैसे हमारा इससे सामना हो हम लोग पहले ही सरेंडर कर दे। जबकि एली बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, मेरा मुकाबला अगर इसके साथ हो मुझे तो बहुत मजा आएगा। जियांग उसे कहता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे का मैच हो, लेकिन ये मत भूलना कि मैं भी इस मैच में शामिल हूँ। एली उससे कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए भी इजी नहीं होने वाला। उसी के साथ सोफी नेक्स्ट राउंड का ऐलान करता है। नेक्स्ट राउंड एली और पेस्ट्रो क्लास की लड़की के दरमियान होता है। पेस्ट्रो क्लास की लड़की का नाम एमरे होता है। मैच शुरू होते ही जियांग वहाँ से चला जाता है। मोटो जियांग से कहता है, क्या तुम एली की फाइट नहीं देखना चाहोगे? जियांग उसे कहता है, मुझे पता है एली ही जीतने वाला है। जबकि उसी वक्त फाइटिंग अरीना का सीन दिखाते हैं। एली जमीन पर पंचेस मार रहा होता है, लेकिन वो एमरे की तरफ नहीं जा पा रहा। वो एमरे से कहता है, आखिर मेरे अटैक्स तुम पर वर्क क्यों नहीं कर रहे? एमरे शर्माते हुए से कहती है, अब तुम एक लड़की को हिट तो नहीं कर सकते ना। असल में एमरे की यही स्पेशल पावर है कि वो अपने चार्म से किसी भी मर्द को अट्रैक्ट कर सकती है। उसी वक्त टीचर मार्टिन प्रिंसिपल के पास आते हैं और उसे कहते हैं, जियांग ने आपके पास भेजा है, वो आपसे मिलना चाहता है। प्रिंसिपल उसे कहते हैं, अच्छा ठीक है। जियांग बाहर खड़ा होता है। प्रिंसिपल उसके पास आते हैं और जियांग से कहते हैं, टीचर मार्टी ने बताया कि तुम मेरे साथ बात करना चाहते हो। जियांग प्रिंसिपल से कहता है, मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे आपसे बात करनी है। प्रिंसिपल उसे कहते हैं, हाँ मैं ये बात जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है। और साथ ही वो एक मैजिक पोर्टल ओपन करते हैं और उसे कहते हैं, हम दोनों के बात करने के लिए ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं, चलो कहीं और चलते हैं। फिर वो दोनों पोर्टल के जरिए अंदर चले जाते हैं। वो दोनों प्रिंसिपल के ऑफिस में चले जाते हैं। प्रिंसिपल अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और जियांग से कहते हैं, तुम भी बैठो। जियांग भी इनके सामने बैठ जाता है। जियांग टीचर से पूछता है, मेरे पास जो मैजिक स्क्रोल्स हैं जिनके जरिए मैं पत्थरों को बुलाता हूँ, क्या उनका मैजिक और आपका टेलीपोर्टेशन मैजिक जो आप इस्तेमाल करते हैं वो दोनों सेम है? प्रिंसिपल हंसते हुए से कहते हैं, हाँ वो दोनों सेम है। अब ऐसा नहीं है कि वो सारे पेपर मैंने बनाए हैं, मैंने बस उनको फॉर्मेशन बनाना सिखा दी। अब वो टीचर्स खुद इन पेपर्स को बना सकते हैं, तुम्हें बस उनके ऊपर वो फॉर्मेशन ड्रा करनी है। और वो साथ ही जियांग से कहते हैं, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें ये एम्बलम कैसे बनाना है तो तुम भी मैजिक यूज कर सकते हो। जियांग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है, ये आदमी तो बहुत ही अच्छा है, ये मुझे फ्री में मैजिक सिखा रहा है। साथ ही प्रिंसिपल उसका शुक्रिया अदा करते हैं। जियांग उसे कहता है, क्या तुम मेरी सोच पढ़ रहे थे? प्रिंसिपल उसे कहते हैं, हाँ मैंने तुम्हारी सोच पढ़ ली, पर मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। जब तुम मेरे लेवल तक पहुंच जाते हो, जब तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, तुम्हें अपने आप पता चल जाता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। इसीलिए तो मुझे लड़कियां पसंद नहीं करती, क्योंकि वो मुझे पहले ही पता चल जाता है कि उनके दिमाग में मेरे लिए क्या चल रहा है। जियांग उसे कहता है, ये तो बहुत ही बुरी एबिलिटी हुई। प्रिंसिपल उसे कहते हैं, तुम वो पहले शख्स हो जिसने कहा है कि ये एबिलिटी बहुत ही बुरी है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस एबिलिटी को हासिल करना चाहते हैं, खास तौर पर रिजेंट। वो मुझसे बहुत ज्यादा जलते हैं, मेरे सामने बात करने से भी डरते हैं, क्योंकि मैं पहले से जान लेता हूँ कि उनके दिमाग में क्या है। जियांग प्रिंसिपल से कहता है, वो आपसे बात करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उनके दिमाग में बहुत ही गंदी सोचें हैं। वो नहीं चाहते कि आपको उन सब के बारे में पता चले, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं छुपा सकूं। प्रिंसिपल जियांग से कहते हैं, तुम तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। अच्छा तो काम की बात करते हैं। तुम यहाँ पर इसलिए आए हो ताकि तुम जान सको कि उस दिन जीबी और तुम्हारे साथ क्या हुआ था। प्रिंसिपल जियांग से कहते हैं, मैं ये बात जानता हूँ कि तुम इस दुनिया से नहीं हो और तुम इस दुनिया से वापस अपनी दुनिया में जाना चाहते हो। जियांग सुनते ही उसे कहता है, क्या तुम मुझे वापस भेज सकते हो? प्रिंसिपल उसे कहते हैं, मैं सिर्फ अपनी बाउंड्री फोर्स से तुम्हें वापस नहीं भेज सकता। जियांग उसे कहता है,
क्या तुम मुझे वापस नहीं भेज सकते? लेकिन तुम्हारे पास तो बहुत ज्यादा पावर है। प्रिंसिपल उसे कहती है, लेकिन तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जिससे मैं तुम्हें वापस भेज सकता हूँ। उसी वक्त जियांग अपनी रिंग निकालता है और कहता है, क्या इस रिंग की मदद से तुम मुझे वापस भेज सकते हो? प्रिंसिपल उससे कहते हैं, तुम्हारी रिंग के ऊपर जो स्टोन लगा हुआ है इसको अल्टीमेट वर्ल्ड जेम कहते हैं। जब हमारी जो दुनिया बनाई गई थी तब ये 2 क्रिस्टल बनाए गए थे, जिनमें से एक तुम्हारे पास है और दूसरा डीमन क्वीन के पास है। प्रिंसिपल उसे कहते हैं, इस जेम स्टोन के अंदर बहुत ज्यादा बाउंड्री फोर्स होती है। मुझे लगता है कि डीमन क्वीन ने तुम्हें समन करने के लिए बहुत ज्यादा बाउंड्री फोर्स का इस्तेमाल किया होगा। लेकिन अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे इस क्रिस्टल को यूज करते हुए तुम्हें वापस तुम्हारी दुनिया में भेज सकता हूँ। जियांग प्रिंसिपल से कहता है, क्या मैं अभी वापस जा सकता हूँ? लेकिन साथ ही वो फिर से उदास हो जाता है और कहता है, नहीं, मुझे अभी नहीं जाना। जियांग प्रिंसिपल से कहता है, मेरी दुनिया में ये लफ्ज डीमन क्वीन बहुत ही बुरा समझा जाता है। डीमन क्वीन एक बहुत ही बुरी औरत होती है, लेकिन जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मैंने देखा है कि यहाँ की डीमन क्वीन इतनी बुरी नहीं, वो तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही जेनरस है। उसने बहुत बार मेरी जान बचाई है और इसके अलावा मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे डीमन ट्राइब में वापस भेज कर रहूंगा, और जब तक वो अपने कबीले की क्वीन नहीं बन जाती मैं उसे अकेला छोड़कर अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकता। प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए उसे कहते हैं, तुम उसका टाइटल उसे वापस दिलाना चाहती हो, लेकिन मुझे लगता है तुम डीमन ट्राइब को बहुत ही कमजोर समझ रहे हो। जियांग प्रिंसिपल से कहता है, मैं ये बात जानता हूँ कि इजाबेला के साथ साथ सारे लोग मुझे यूजलेस नंबर समझते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक दिन उसके सामने ये बात साबित कर दूंगा कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं उसका ख्वाब पूरा करने के लिए अपना बेस्ट दूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देना पड़े। प्रिंसिपल हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, तुम दोनों तो बहुत ही अडोरेबल कपल हो। एक दूसरे को पीछे नहीं छोड़ना चाहता और दूसरा पहले वाले को पीछे नहीं छोड़ना चाहता। मुझे तुम लोग बहुत ज्यादा प्यारे लगे। जियांग उनकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, इस बात का क्या मतलब है? प्रिंसिपल से कहती है, क्या तुम ये बात नहीं जानना चाहते? उस दिन माउंटेन पर क्या हुआ था? चलो मैं खुद ही तुम्हें बता देता हूँ। क्वीन ने प्रिंसिपल से उस दिन कहा था, अगर तुम्हें हमारे बारे में सब कुछ पता है तो हमें वापस उसी माउंटेन पर भेज दो, हम दोनों इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं। प्रिंसिपल उसे कहते हैं, क्या तुम वाकई में कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती हो? इसाबेला उसे कहती है, हाँ मैं हिस्सा लेना चाहती हूँ, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम दोनों इंसानों से साथ मिलकर लड़ाई करेंगे और वापस डीमन ट्राइब में जाएंगे। प्रिंसिपल क्वीन से कहती है, लेकिन ये बच्चा यहाँ पर इस दुनिया को सिर्फ एक गेम के अलावा कुछ भी नहीं समझता। लेकिन तुम बहुत ज्यादा सीरियस हो, क्योंकि तुम्हें धोखा दिया गया, तुम्हें तुम्हारे ट्राइब से निकाल दिया गया और तुम अब डीमन क्वीन भी नहीं रही। तुम कैसे अपने फ्यूचर को सिर्फ एक इंसान के लिए दांव पर लगा सकती हो? क्वीन उसे कहती है, लेकिन मैं भी बहुत ज्यादा कोशिश कर रही हूँ। प्रिंसिपल उसे कहती है, मेरे पास एक आइडिया है जिससे ये लड़का खुद ही अपनी दुनिया में वापस चला जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें इसकी जान छोड़ना होगी, तुम्हें इसका साथ छोड़ना होगा। वैसे भी इसे एक दिन अपनी दुनिया में वापस जाना ही है। अगर इसे इस दुनिया में रहते हुए कोई नुकसान पहुंच जाता है तो क्या तुम इस गिल्ड के साथ सारी जिंदगी गुजार सकती हो कि तुम्हारी वजह से इसे नुकसान पहुंच गया? वैसे भी तुम्हारी दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी इसकी नहीं है, ये तो अपनी मर्जी से यहाँ पर आया भी नहीं। क्वीन यहाँ को उठा लेती है और कहती है, तुम बस हमें माउंटेन पर वापस भेज दो। प्रिंसिपल से कहती है, क्या तुम उस माउंटेन को चढ़ना चाहती हो, वो भी इसे उठाकर? ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। क्वीन प्रिंसिपल से कहती है, सबको इसे यूजलेस नंबर समझते हैं, लेकिन मैं इसके बारे में ऐसा नहीं सोचती। यहाँ पर आने से पहले इसकी अपनी एक जिंदगी हुआ करती थी, लेकिन मेरी वजह से ये इस दुनिया के मसलों में आकर फंस गया। इसने बहुत ज्यादा मेहनत की, इसने पढ़ाई की ताकि मेरी मदद कर सके, और इसने बहुत बार मेरी जान भी बचाई है। और मैं ये बात जानती हूँ कि मेरा आगे का रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे खुद भी इससे अलहदा हो जाना चाहिए, लेकिन मैं इसे यहाँ पर मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। मैं बस टूर्नामेंट का पहला हिस्सा इसके साथ खत्म करना चाहती हूँ, क्योंकि हम दोनों ने वादा किया था कि टूर्नामेंट का पहला हिस्सा हम दोनों इकट्ठे पार करेंगे। प्रिंसिपल उसे कहती है, अब इस सब का क्या मतलब है? क्वीन उसे कहती है, मैं बस इसे ऊपर पहुँचाना चाहती हूँ ताकि इसने जो भी मेरे लिए किया मैं उसका एहसान का बदला उतार सकूं। उसके बाद मैं इससे अलग हो जाऊंगी, मैं इसे छोड़ दूंगी। उसके बाद क्वीन बाहर चली जाती है और उस माउंटेन को चढ़ती हुई जियांग को लेकर ऊपर आ जाती है। प्रिंसिपल जियांग से कहते हैं, बस यही कुछ हुआ था उस दिन जिस दिन तुम बेहोश हो गए थे। जियांग उठकर खड़ा हो जाता है और रोना शुरू कर देता है। जियांग कहता है, तो इसका मतलब अभी तक उसने मेरे साथ जो भी बातें की या उसने मेरे साथ जो भी रूड बिहेव किया वो सिर्फ इसलिए था ताकि मैं उसके मसलों में और ज्यादा इन्वॉल्व ना हूँ और मैं परेशान होकर वापस अपनी दुनिया में चला जाऊँ। प्रिंसिपल उसे कहते हैं, तुम दोनों एक दूसरे की सोच नहीं पढ़ सकते, क्यों ना तुम दोनों डायरेक्टली जाकर एक दूसरे से बात करो।
जियांग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैं उससे जाकर बात करता हूँ, लेकिन मैं उससे बात करूंगा कैसे। प्रिंसिपल आगे बढ़ते हैं और कहते हैं मैं इमोशन रीड करने में बहुत ही माहिर हूँ, मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ। टीचर उसे कहते हैं जैसे ही वो अपना मैच जीतेगी तुम उसके पास जाना और उससे कहना मैं तुम्हें और तुम्हारे फ्यूचर तुम दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा। इससे वो फ्लैट हो जाएगी। जियांग ये सुनकर शर्माना शुरू कर देता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। साथ ही प्रिंसिपल को कुछ महसूस होता है और प्रिंसिपल उसे कहती हैं चलो वापस चले। वो दोनों टेलीपोर्ट होकर जैसे ही वापस आते हैं तो सामने अरीना में बूनो मोडो को बहुत ज्यादा पीट रहा होता है। मोडो की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो बस मरने ही वाला होता है, लेकिन बूनो उसे अभी भी बहुत ज्यादा पीट रहा होता है। प्रिंसिपल जल्दी से आगे बढ़ते हैं और मोडो को पकड़ लेते हैं और बूनो से कहते हैं तुम मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे, तुम्हें पता है कि ये हार मान चुका है और ये मरने वाला है। और यहीं पर इनकी गेम का एंड कर देते हैं और बूनो जीत जाता है, जबकि मोडो को मेडिकल टीम उठाकर ले जाती है। जियांग मोडो के पास आता है। मोडो जियांग से कहता है मैं जरा भी पीछे नहीं हटा, मैं जरा भी नहीं डरा। जियांग मोडो से कहता है तुमने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। उसी वक्त मोडो के मुंह से और भी ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। मेडिकल टीम उसे ले जाती है और वो उन सबको वहीं पर रोक देती है और कहती है इसकी हमें सर्जरी करना होगी, तुम लोग यहीं पर रुको, कोई भी अंदर नहीं आ सकता। जियांग से देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जबकि क्वीन जियांग के लिए और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। ये सारे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, कहीं जियांग को इनकी वजह से नुकसान न पहुंच जाए। जियांग उनसे कहता है मैं तो अभी थोड़ी देर के लिए गया था, इतनी जल्दी मैचेस कैसे खत्म हो गए? मोडो की बारी भी आ गई। एली उसे बताता है कि मेरी फाइट बहुत ही जल्दी खत्म हो गई थी जब तुम यहाँ से चले गए। और उसके बाद आयशा और एबिली की फाइट हुई थी। आयशा ने एबिली को अपनी आइस में जमा दिया था, इसलिए एबिली फाइट नहीं कर पाया और उनका मैच भी जल्दी से खत्म हो गया। टीचर मार्टिन आगे बढ़ते हैं और उससे कहते हैं मोडो ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसकी बुरी किस्मत कि उसका सामना किसी ऐसे के साथ जो उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मोडो ने फोर्जिंग टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा सा रोबोट बनाया था, लेकिन बूनो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने एक ही पॉइंट से उसके रोबोट को तोड़ दिया। और उसके बाद बूनो ने अपने दोनों भाइयों का गुस्सा मोडो के ऊपर उतारा। उनकी क्लास का एक लड़का जियांग से कहता है अगर तुम लोग जल्दी नहीं आते तो उसने तो मोडो को मार ही दिया था। जियांग ऑपरेशन रूम की तरफ देखता है और कहता है मोडो तुम्हें बस जिंदा रहना है, तुम्हारा बदला मैं लूंगा। फिर इस दिन के मुकाबले भी खत्म हो जाते हैं। जियांग वापस जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है और सोच रहा होता है अपनी दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पर लाकर भी मैं इनकी फोर्स के सामने नहीं टिक पा रहा। इनकी बाउंड्री फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसी वक्त दरवाजे पर नॉक होती है। जियांग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि क्वीन आई है। वो भागता हुआ दरवाजा खोलता है और कहता है तो तुम वापस आ ही गई, लेकिन उसी वक्त देखता है कि सामने रैनिस होता है। जियांग रैनिस से कहता है आखिर तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? रैनिस उसे कहता है कि मैं तुमसे यहाँ पर बात करने के लिए आया हूँ। वो दोनों अंदर जाकर बैठ जाते हैं। जियांग उसे कहता है जल्दी से बताओ क्या बात है। रैनिस उसे कहता है मुझे पता चला है कि तुम डीमंस के स्लेव थे और तुम्हें सोफी सास ने बचाया था, और मैं ये बात भी जानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो फोर्जिंग क्लास में और तुम यहाँ तक पहुँचे हो अपनी मेहनत से। जियांग हंसते हुए से कहता है ऐसी कोई बात नहीं, मेरे पास बस ड्राइंग का टैलेंट है, इसलिए मैं अच्छा हूँ। रैनिस उसे कहता है तुम्हारा कल का मैच बहुत ही अच्छा था, तुम बहुत ही अच्छे से लड़े, यहाँ तक कि किंग ने भी तुम्हारी तारीफ की सिवाय मेरे। तुम्हारी फाइट के बाद मैं किंग से मिलने के लिए गया था तो मैंने उनको कहा क्यों ना हम लोग तुम्हें मिलिट्री में ज्वाइन करवा दें, जैसे तुम्हारी स्टडी खत्म हो जाएंगी हम लोग तुम्हें मिलिट्री में सार्जेंट भर्ती कर लेंगे। जियांग रैनिस से पूछता है इन दोनों में से कौन ज्यादा हायर कमांड है, मेजर या फिर सार्जेंट? रैनिस उसे कहता है जाहिर सी बात है मेजर के पास ज्यादा अथॉरिटीज होती हैं। जियांग सोचता है ये इस कंपटीशन को जीतकर पहले नंबर पर आएगा और इसे मेजर की सीट मिलेगी। जियांग रैनिस से कहता है अब ये तो नहीं चलेगा, तुम्हें सार्जेंट की बजाय मेरे लिए भी मेजर का टाइटल चुनना होगा। किंग से कहो कि मुझे भी मेजर बनना है। रैनिस हंसते हुए से कहता है तुम तो बहुत ज्यादा लालची हो। रैनिस उसे कहता है लेकिन मेजर की सीट तो पहले से बुक हो चुकी है। जियांग उसे कहता है ये तो टूर्नामेंट के बाद ही पता चलेगा कि कौन मेजर बनने वाला है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मेजर तो मैं ही बनूंगा।